नमस्कार छात्रों, आप जानते हैं कि आज मैं जो एमए सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको पढ़ाने वाला हूँ काव्य भेदों के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा मैं आज आप सबसे करने वाला हूँ। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें यह पढ़ना है कि काव्य कितने प्रकार का होता है और कौन सा काव्य श्रेष्ठ है और कौन सा काव्य अश्रेष्ठ है। इसकी चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि काव्य के भेद किन किन आधारों पर किए गए हैं। तो आप जानते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने, कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आचार्य भामह ने क्या कहा था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त रचना काव्य है। फिर इसके बाद आचार्य जगन्नाथ आए थे। जगन्नाथ ने काव्य किसे कहा था? तो आचार्य जगन्नाथ ने यह बताया था कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, रमणीय अर्थ से युक्त शब्द का प्रतिपादन करने वाला काव्य क्या है? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। फिर इसके बाद अब जब हम काव्य समझ चुके तो काव्य की परिभाषा करने के बाद विद्वानों का ध्यान काव्य भेदों की ओर गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो उस कार्य को पूरा करने में किसी एक व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब पढ़ने लगते हैं तो आप तुरंत ही विद्वान नहीं बन जाते हैं। आप पहले भाषा पढ़ना सीखते हैं, पहले आप वर्णमाला सीखते हैं, फिर अब कर चल तब मत ऐसा करना सीखते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। आई गई खाई लिखी पढ़ी ये आप पढ़ना सीखते हैं। फिर इसके बाद राम जाता है पढ़ना सीखते हैं। फिर इसके बाद आप तेजी से शब्दों को पढ़ना सीख जाते हैं। फिर जब आप भाषा पढ़ना सीख गए तो अब क्या आप सीखते हैं? भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, यानी भाषा के व्याकरण को सीखते हैं। जब आप व्याकरण को सीख गए तो अब आप जब बोलते हैं तो उच्चारण स्थान पर ध्यान देते हैं कि स और श में क्या अंतर है, इस पर ध्यान देते हैं। जब ये सभी बातें हो गई तब आप जाते हैं कि आखिर मैं कितने तरह की भाषा बोल सकता हूँ। जैसे हम कभी कभी धीरे धीरे बोलते हैं, कभी तेजी से बोलते हैं, कि जब उस भाषा में क्रोध आए तब हमें कैसे बोलना है और जब हम शांत हों तब हमें कैसे बोलना है। तो ये जो बातें हैं उसी तरह से काव्य पर भी लागू होती हैं कि हमने सबसे पहले काव्य की परिभाषा को सीखा, काव्य की परिभाषा के बाद काव्य के स्वरूप को सीखा, काव्य के स्वरूप के बाद हमने काव्य के तत्वों को सीखा, तत्वों के बाद हमने काव्य हेतुओं को सीखा, काव्य हेतुओं के बाद हमने क्या सीखा? काव्य के प्रयोजन को सीखा। अब काव्य प्रयोजन के बाद आज क्या सीखेंगे? काव्य भेदों के बारे में। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से काव्य का विकास होता गया उसी तरह से काव्य का भी विकास होते होते एक ऐसा समय आया जब काव्य के भेद होने लगे, अर्थात काव्य तरह तरह के अलग अलग प्रकार के लिखे जाने लगे। तो उन स्वरूपों की चर्चा जिन जिन ग्रंथों में की गई उस स्वरूप की चर्चा को हम काव्य भेद के अंतर्गत रखते हैं। अब काव्य भेदों में कितने काव्य भेद होते हैं, इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। एक विद्वान एक ही मत नहीं देता है। उदाहरण के रूप में जैसे सर्वप्रथम काव्य भेदों की चर्चा आचार्य भामह करते हैं। वो
आधारों पर काव्य के भेद करते हैं। किसके आधार पर? किन चार भामह, किन को चार आधार क्या बनाते हैं? पहला तो भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। दूसरा स्वरूप के आधार पर काव्य के भेदों की चर्चा करते हैं। तीसरा विषय के आधार पर, विषय के आधार पर। और चौथा माध्यम के आधार पर। यानी चार आधारों पर आचार्य भामह काव्य भेदों की चर्चा करते हैं। भाषा, स्वरूप, विषय और माध्यम के आधार पर। भाषा के आधार पर वो दो भेद करते हैं, तीन भेद करते हैं। संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अद्य काव्य या अपभ्रंश काव्य। ठीक है, क्योंकि उस समय तीन ही भाषाएं थी, तो भामह भाषा के आधार पर तीन काव्य भेदों की चर्चा करते हैं। संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य। संस्कृत काव्य वह काव्य है जिसमें पाणिनि के व्याकरण के आधार पर काव्य रचना की गई हो। प्राकृत काव्य कौन सा काव्य है? जिसमें संस्कृत के व्याकरण के नियमों का पालन न हो, हेमचंद्र के व्याकरण का पालन हो, वह कौन सा काव्य है? प्राकृत काव्य है। अपभ्रंश काव्य कौन सा है? ऐसा काव्य जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन ही न होता हो, अर्थात न तो संस्कृत का व्याकरण लागू होता हो, न तो प्राकृत का व्याकरण। ऐसा काव्य का भेद, ऐसा काव्य जिसमें व्याकरण के नियम ही न लागू हो, कि भाषा शुद्ध है अशुद्ध है कि क्या है, कोई फर्क न पड़े। अब स्वरूप के आधार पर काव्य के चार भेदों की रचना करते हैं आचार्य भामह, और वो बताते हैं कि ये चार भेद वो होते हैं। पहला सर्गबंध काव्य। सर्गबंध काव्य को, काव्य का दूसरा नाम क्या है? महाकाव्य। क्या नाम है? महाकाव्य। अब सर्गबंध काव्य कैसा होता है? ऐसा काव्य जिसकी कहानी सर्गों में व्यक्त की गई हो, जैसे वाल्मीकि का रामायण। वाल्मीकि रामायण में स्वरूप के आधार पर आप देखते हैं तो सर्गबद्धता है, यानी पहले शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है? बालकांड से, फिर अयोध्या कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर किष्किंधा कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद लंका कांड, लंका कांड के बाद उत्तरकांड, उत्तरकांड के बाद लव कुश कांड। इस तरह से यानी सर्गबंध एक एक बात के बाद दूसरी बात सर्गबद्धता के रूप में जहाँ व्यक्त हो, ऐसे बंधनों से बधा हुआ काव्य सर्गबंध काव्य या महाकाव्य कहलाता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अभिनेय काव्य। पहला तो सर्गबंध बता दिया, अभिनेय काव्य। अभिनेय काव्य कैसा काव्य होता है? तो छात्रों यह ऐसा काव्य होता है अभिनेय काव्य जिसमें एक अभिनेता किसी कल्पना युक्त पात्र के माध्यम से कहानी गढ़ी गई होती है और उसे अभिनेता नायक और नायिका के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। अभिनेय काव्य का दूसरा नाम आप नाट्य काव्य भी कह सकते हैं। यानी अभिनेय काव्य का दूसरा नाम क्या है? नाट्य काव्य, जिसमें नाटकीय पात्रों के माध्यम से बातें व्यक्त की जाएं, वह नाट्य काव्य होता है।
अब स्वरूप के आधार पर तीसरा काव्य का भेद इन्होंने क्या किया है? अरण्यिका। अरण्यिका काव्य यानी अरण्यिका से तात्पर्य ये है कि जिसमें किसी बात को, किसी पौराणिक बात को, देवी देवताओं से संबंधित छोटी छोटी कहानियों के रूप में जहाँ बातें व्यक्त की जाएं, उसे अरण्यिका काव्य कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आचार्य भामह कहते हैं। फिर इसके बाद अरण्यिका के बाद अनिबद्ध काव्य। अनिबद्ध काव्य यानी इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य कैसा काव्य होता है? वह ऐसा काव्य होता है जिसमें श्लोकों का क्रम निश्चित नहीं होता है, एक श्लोक में ही सारी बात हो जाती है। जैसे संस्कृत का उदाहरण लें तो भर्तृहरि ने जो रचना की है उसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक एक श्लोक में ही पूरी बात समाप्त हो जाती है। जैसे शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिनके पास न विद्या है, न दान है, न तप है, न गुण है, न शील है, वे एक हिरण के समान इस पृथ्वी पर हैं जो केवल घास खाता है और सो जाता है। जिनके पास न तो बोलने के लिए अच्छी वाक शक्ति है, न विद्या है, न वो दान करने वाले दाता हैं, न धर्म में तत्पर हैं, न तो शीलवान हैं, न गुणवान हैं, तो वे पशु के समान और कुछ भी नहीं है। ऐसा आचार्य भामह बताते हैं कि ये चार भेद होते हैं। फिर इसके बाद छात्रों अब विषय के आधार पर ये चार भेद इन्होंने बताया है भामह ने कि ख्यातवृत्त, कल्पित वस्तु, ख्यातवृत्त काव्य और दूसरा कल्पित वस्तु काव्य। यही दो प्रमुख रूप से है। ख्यातवृत्त यानी जिसकी ख्याति अर्थात जो बहुत चरित्रवान हो, गुणवान, गुणों को लेकर जिन काव्य की रचना की गई हो। जैसे राम की कहानी निश्चित है, राम की है, रावण की है, या भगवान शिव की है, भगवान विष्णु की है। ख्यातवृत्त यानी जो दूर दूर तक फैली हो। वर्तमान समय में जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इनकी कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी दूर दूर तक लोग जानते हैं। तो वो कैसा काव्य होगा? उनके चरित्र को लेकर यदि काव्य लिखा जाए तो उसे ख्यातवृत्त काव्य कहेंगे। और कल्पित वस्तु काव्य किसे कहेंगे? ऐसा काव्य जिसमें अपनी कल्पना के माध्यम से कवि रचना करे। अब जैसे बाण भट्ट की एक रचना है कादंबरी कथा, या आप देखते हैं तो जैसे जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू लहर झरना, इनमें अपनी कल्पना के माध्यम से प्रसाद जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। फिर अगला वो बताते हैं कि शास्त्राश्रित काव्य। शास्त्राश्रित काव्य वह काव्य होता है जो शास्त्रों के आधार पर जिनकी कहानियाँ निर्धारित हों। और चौथा कलाश्रित काव्य, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये दोनों फिर भी शास्त्राश्रित जो काव्य हैं, जो हमारे वेद शास्त्रों में निहित जो काव्य होते हैं, वे शास्त्राश्रित काव्य कहे जाते हैं। और कलाश्रित काव्य किसे कहते हैं? जिसमें अपनी कला के माध्यम से लेखक या कवि अपनी बातों को स्पष्ट करे। देखिए, कल्पित वस्तु जब इन्होंने दे दिया तो कल्पना ही तो कला है, तो
कलाश्रित और कल्पित आगे के आचार्यों ने दोनों को एक ही भेद स्वीकार किया और शास्त्राश्रित को ख्यातवृत्त काव्य को एक ही काव्य के रूप में प्रणयित किया। फिर इसके बाद माध्यम के आधार पर काव्य के दो भेद किए हैं भामह ने। कौन कौन? गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य वह काव्य होता है जिसमें भाषा के बोलचाल रूप का चित्रण किया जाता है, और पद्य काव्य वह होता है जिसमें छंद के नियम का अनुपालन करते हुए गेय पदों में जिस काव्य की रचना की जाती हो उसे पद्य काव्य कहा जाता है। अब इसके बाद अगले आचार्य आते हैं, आचार्य दंडी। उन्होंने भी काव्य के दो भेदों की चर्चा की है। दंडी कहते हैं, दंडी केवल दो ही आधारों को लेकर काव्य भेदों की चर्चा करते हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि दंडी और भामह के द्वारा दिए गए काव्य भेदों में क्या अंतर है, समझाइए। तो आप याद रखिएगा कि भामह चार आधारों पर, भाषा के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, और इसके अलावा उन्होंने भाषा और स्वरूप के अलावा किन दोनों आधारों को लिया था? माध्यम को और विषय के आधार पर काव्य भेदों को किया था। यहाँ पर दंडी दो आधारों को लेकर वे भाषा के आधार पर काव्य के तीन भेद बताते हैं। कौन कौन से? गद्य, पद्य, चार भेद बताते हैं यहाँ पर। वे बताते हैं संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य, मिश्र काव्य और संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और मिश्र काव्य। इन चार भेदों की चर्चा दंडी करते हैं और वो चार स्वरूप बताते हैं कि भाषा के चार रूप हैं। संस्कृत काव्य अभी मैंने आपको बताया था जिसमें संस्कृत भाषा में वर्णन हो, प्राकृत काव्य जिसमें प्राकृत भाषा के आधार पर वर्णन हो और जिसका व्याकरण संस्कृत व्याकरण से भिन्न हो, और अपभ्रंश काव्य जिसका कोई व्याकरण ही न हो वो काव्य अपभ्रंश काव्य होता है। और मिश्र काव्य जो होता है इसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और तीनों की भाषाओं का मिक्सचर हो। जो पढ़ा लिखा, अब जैसे काव्य लिखा जा रहा है मिश्र काव्य में ऐसा वर्णन होता है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो संस्कृत बोलता है और जो उससे कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मध्यम क्लास वाला व्यक्ति है, वह अपभ्रंश बोलता है, प्राकृत बोलता है। जो अनपढ़ हो वह अपभ्रंश बोलता है। तो जब इन तीनों को लेकर बातों का वर्णन किया जाए तो उसे मिश्र काव्य कहा जाता है। यहाँ पर अब आगे जब हम चलेंगे तो आगे स्वरूप के आधार पर भाषा काव्य के भेदों की चर्चा जब होगी तो स्वरूप के आधार पर तीन भेद बताते हैं। कहते हैं गद्य काव्य, पद्य काव्य और मिश्र काव्य। काव्य के तीन भेदों की चर्चा करते हैं। गद्य काव्य वह होता है जिसमें भाषा के गद्यात्मक स्वरूप का, भाषा के चलते हुए स्वरूप को लेकर भाषाई चित्रण किया जाता है, काव्य लिखा जाता है। पद्य काव्य वह काव्य होता है जिसमें गेय पदों में ग्रंथों की रचना, किताबों पुस्तकों को लिखा जाता है। मिश्र काव्य कौन सा काव्य होता है? मिश्र काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें मिश्रित पदावली में बातों का वर्णन किया गया हो। तो चलिए दंडी के अनुसार तो हम पढ़ चुके, जिसमें मिश्र यानी गद्य और पद्य के मेल से जहाँ बातें व्यक्त की गई हों। अब आगे जब हम चलेंगे तो वामन के आधार पर, वामन ने किन दो आधारों को लेकर काव्य रचना की? उन्होंने दो आधारों पर काव्य के भेद किए। किसके आधार पर?
माध्यम के आधार पर और विषय के आधार पर। वामन के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? तो वामन ने 2 आधारों को लेकर काव्य के भेदों को लिखा है। किसको किन 2 आधारों को लेकर उन्होंने काव्य का भेद किया है? तो पहला भेद उन्होंने माध्यम लिया है और दूसरा उन्होंने विषय के आधार पर काव्य का भेद किया है। माध्यम के आधार पर काव्य का भेद और विषय के आधार पर। माध्यम के आधार पर उन्होंने काव्य के 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? पहला गद्य काव्य और दूसरा पद्य काव्य। माध्यम के आधार पर गद्य और पद्य, इन 2 भेदों की चर्चा वामन ने की है। गद्य काव्य जो होता है वह कैसा काव्य होता है? इनके अनुसार वामन यह बताते हैं कि यह प्रभावशाली सौंदर्यात्मक सृष्टि है। संगीत का समावेश काव्य को आकर्षक बना देता है, अतः पद्य काव्य भी महत्वपूर्ण होता है, ऐसा वामन बताते हैं। और इन्होंने गद्य काव्य के 3 भेदों की चर्चा की है। वृत्तगंधी, चूर्ण और उत्तलिका। वृत्तगंधी, चूर्ण और उत्तलिका, यानी गद्य काव्यों की ओर इनका झुकाव अधिक था। इसी कारण से इन्होंने गद्य के 3 स्वरूप बताए गद्य काव्य के। वृत्तगंधी से तात्पर्य इनका ऐसे काव्य से है जहाँ पद्य का आभास प्राप्त हो कि हो रचना गद्य में, लेकिन लगे कि पद्य में बातें कही जा रही हैं। चूर्ण काव्य कैसा काव्य होता है वामन के अनुसार? जहाँ समास रहित ललित पदों की रचना की गई हो, ऐसा गद्य काव्य जिसमें बिना समासों की ललित पदावली से युक्त रचना की गई हो। उत्कलिका काव्य कैसा काव्य होता है? उत्कलिका काव्य ऐसा काव्य होता है जहाँ दीर्घ समास तथा उद्धत पदावली वाली रचना हो, वह गद्य काव्य उत्कलिका गद्य काव्य होता है। अब विषय के दृष्टि से वामन ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 2 भेद किए हैं, अनिबद्ध और निबद्ध। अनिबद्ध काव्य और निबद्ध काव्य। पहला अनिबद्ध काव्य, दूसरा निबद्ध काव्य। तो अनिबद्ध काव्य कैसा काव्य होता है? वह ऐसा काव्य होता है जो छंद इत्यादि के बंधनों से मुक्त होता है। और निबद्ध काव्य कैसा होता है? जो छंद के बंधनों से युक्त होता है। अनिबद्ध काव्य जो होता है इसमें दोहों के माध्यम से बातें बताई गई होती हैं, जैसे बिहारी के दोहे हो गए, या आप पीछे जाएंगे तो मयूर कवि इत्यादि हो गए, या भर्तृहरि कवि हो गए। इन्होंने अनिबद्ध काव्यों में रचना की है कि एक दोहे में जिनका अर्थ समझ में आ जाए, वो अनिबद्ध काव्य होता है। निबद्ध काव्य क्या होता है? जिसकी रचना विस्तृत होती है और वह खंडों में विभाजित होता है, कहानी विशाल होती है। जब तक आप एक सर्ग नहीं पढ़ेंगे आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। और अनिबद्ध काव्य में एक ही दोहे में उतना आनंद आ जाता है जितना निबद्ध काव्य को एक पुस्तक पढ़ने पर आए। अब इसके बाद अगले आचार्य कौन हैं? वामन के बाद रुद्रट आते हैं। रुद्रट क्या बताते हैं? रुद्रट कहते हैं कि काव्य को वे 2 रूपों में विभक्त कहते हैं कि एक उत्पाद्य काव्य होता है और दूसरा अनुत्पाद्य काव्य। रुद्रट क्या कहते हैं कि उत्पाद्य काव्य और अनुत्पाद्य काव्य। उत्पाद्य काव्य कैसा होता है? जो नवीन जीवन दृष्टि दे पाठक को, यानी जिसमें नवीनता हो और मौलिकता का गुण विद्यमान हो।
और अनुत्पाद्य काव्य कैसा होता है, पुरानी जो कहानी है उसी में और थोड़ा सा रस छंद अलंकार मिलाकर बातों का वर्णन कर दिया जाए। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाने का प्रयास करूंगा। अनुत्पाद्य काव्य वाल्मीकि रामायण था, वहीं राम कथा थी, उसी का अनुवाद रामचरितमानस में तुलसीदास ने कर दिया। तो राम का चरित्र का उन्होंने केवल भाषाई अनुवाद किया, बाकी सभी बातें राम के चरित्र को लगभग सभी जानते थे। तो वो कौन सा काव्य है, अनुत्पाद्य काव्य। और उत्पाद्य काव्य कैसा है, जैसे कबीर दास जी के दोहे, जिसमें नई बात आ जाए। अब सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुपालन करते हुए कृष्ण के चरित्र का गान किया है, तो वो अनुत्पाद्य काव्य है। उत्पाद्य काव्य क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, जिसमें राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन हम पाते हैं, तो वो उत्पाद्य काव्य के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं आनंदवर्धन। उन्होंने काव्य के कितने भेद किए हैं, तो 2 भेद किए हैं। आनंदवर्धन बताते हैं कि काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। तो देखिए श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में क्या क्या वे बताते हैं कि जैसे श्रव्य काव्य है तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला वे बताते हैं कि पहला भेद कथा होता है कि एक विशिष्ट कहानी के माध्यम से बातें आगे बढ़ती हैं। आख्यायिका, आख्यायिका यानी कथा वह होती है जिसमें किसी देवी देवता को लेकर कहानी गढ़ी गई होती है। आख्यायिका क्या होती है, आख्यायिका वह होती है जिसमें किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का अनुपालन न करके कल्पना के माध्यम से जहाँ कहानी लिखी गई हो वो क्या कही जाएगी, आख्यायिका। अब दूसरा वे भेद करते हैं दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के वे 2 भेद करते हैं, कौन कौन सा, पहला मुक्तक और दूसरा प्रबंध काव्य। तो मुक्तक काव्य के इन्होंने आनंदवर्धन ने 4 भेद किए हैं, कौन कौन से, सदानंदक, विशेषक, सदा नंदिक, विशेषक, कलायक और कुलक। इस तरह से 4 भेदों की चर्चा यहाँ पर आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि दृश्य काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्यों में 4 भेद होते हैं, सदानंदक, विशेषक, कलायक और कुलक। सदानंदिक कैसा काव्य होता है, यदि 2 पद्यों में क्रिया समाप्त हो जाए तो वह मुक्तक काव्य सदानंदिक होता है। विशेषक कौन सा काव्य होता है, जहाँ 3 पद्यों में क्रिया समाप्त हो। कलायक कहाँ होता है काव्य, जहाँ 3 पद्यों से अधिक में क्रिया समाप्त हो। और कुलक कहाँ होता है, जहाँ 4 से अधिक पद्यों में क्रिया समाप्त हो। 4 या 5 या 6 पद्यों में जहाँ क्रिया समाप्त हो वहाँ कुलक, मुक्तक, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य होता है। और फिर इसके बाद प्रबंध काव्य आता है। तो प्रबंध काव्य के भी ये 4 भेद करते हैं और बताते हैं कि परिकथा, खंड कथा, परिकथा, खंड कथा, सकल और सर्ग बंध। इस तरह से 4 दृश्य काव्यों, दृश्य प्रबंध काव्यों की चर्चा आचार्य आनंदवर्धन करते हैं। वो कहते हैं परिकथा वह होती है जो किसी पहले द्वारा लिखी गई कहानी पर आश्रित होती है। खंड कथा क्या होती है,
कि किसी विशेष कहानी को उठाकर छोटे से में व्यक्त किया जाए, छोटे से पद्य में। शकल क्या है? अपनी कल्पना के माध्यम से जहाँ काव्य का वर्णन किया जाए। सर्गबंध कहाँ होता है? जहाँ पर विस्तृत कथानक को लेकर विस्तृत बातों का वर्णन किया जाए, वहाँ सर्गबंध काव्य होता है। इसके बाद देखिए छात्रों, इसी को आप अभिनव गुप्त भी इन्हीं को काव्य के भेद, इन 4 भेदों को, इन आनंदवर्धन के 4 भेदों की चर्चा करते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ लेता है कि अभिनव गुप्त ने किन 4 भेदों की चर्चा की है काव्य के, तो अभिनव गुप्त जो हैं वो आनंदवर्धन के दृश्य काव्य के, दृश्य मुक्तक काव्य के जिन 4 भेदों की चर्चा आनंदवर्धन ने की है, उन्हीं 4 भेदों की चर्चा अभिनव गुप्त काव्य भेदों के रूप में करते हैं। फिर इसके बाद, अब इनके बाद आते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट 3 तरह के काव्य की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि काव्य 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला ध्वनि काव्य, ध्वनि काव्य। दूसरा गुणीभूत व्यंग, गुणीभूत व्यंग। तीसरा चित्र काव्य। 3 भेदों की चर्चा मम्मट करते हैं। और चित्र काव्य वह होता है जैसे जिसमें चित्रों के माध्यम से, जैसे काव्य लिखा जा रहा है उसके बगल में चित्र बना करके जहाँ कवि अपनी बातें स्पष्ट करता है। गुणीभूत व्यंग कहाँ होता है? जहाँ गुणों के माध्यम से गुणों को बताते हुए व्यक्ति का व्यंग्यात्मक चित्रण हो और पाठक को वह बात आसानी से समझ में आ जाए। ध्वनि काव्य कहाँ होता है? जहाँ केवल पद्य को पढ़ने के बाद गुणों का बखान होने लगे, वहाँ पर चित्र। इसके अलावा छात्रों आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के कई स्वरूपों की चर्चा की, लेकिन वे पूर्व आचार्यों द्वारा दिए गए ही विचार थे। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो जो काव्य के भेद हैं उनकी परिभाषा, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चित्र काव्य होता क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। हमने यहाँ केवल इस बात की चर्चा की कि किस आचार्य ने कितने काव्य भेदों की चर्चा की है। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।